स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है, साथ ही साथ हम ग्रेड फर्स्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। वैसे ऑडिट सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉलेज लेक्चरर में भी काम आता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट पे हमारा पहला वीडियो रहेगा। इसके अंदर अपन 10 MCQ कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ऑडिटर्स नोटबुक, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑडिटर यूज टू। कहता है कि एक जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो आखिरकार क्या तैयार करता है। तो आखिरकार तो वो एक रिपोर्ट ही देता है जिसके थ्रू वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का एंड प्रोडक्ट जो है वो है आपका ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, इससे पहले ऑडिट प्लान होता है, ऑडिट प्रोग्राम होता है, उसी दौरान एक ऑडिट नोटबुक बनती है, वर्किंग पेपर्स होते हैं जिसमें करंट फाइल होती है, परमानेंट फाइल होती है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी वो संभालता है। ये सब शुरू की और बीच की प्रक्रिया है। अंत में तो जो देनी होती है उसने जो किया सो किया, करना ही पड़ेगा। रिपोर्ट पे वो ऐसे तो नहीं पहुंच जाएगा। कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कुछ तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो सारा गुजरने के बाद एंड में क्या होगा, एंड में वो देगा सर ऑडिट रिपोर्ट। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। ऑडिट रिपोर्ट बाय द वे होती क्या है, इसमें आप इमेज भी देख सकते हैं कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ढेर पे एक ऑडिटर चढ़ के समझ के ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है। ये इन्वेस्टोपीडिया से मैंने इमेज लिया है, थैंक्स टू देम। खैर, document stating whether a company's financial statement comply with accounting rules and are free from material misstatement। आराम सुनिएगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बताता है, क्या बताता है, वेदर क्या एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई मतलब अनुपालना, जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, खास करके वर्ड होता है गैप। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो गैप्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कोई मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं। मिस स्टेटमेंट मतलब होता है गलत बयानी, गलत रिपोर्ट देना या गलत पिक्चर प्रस्तुत करना, उससे वो फ्री यानी मुक्त है या नहीं। हालांकि कुछ जगह हल्की फुल्की गलत बयानी हो सकती है। हल्की फुल्की का मतलब है कोई प्रोविज़न आपने 1-2% ज़्यादा लगा दिया, डेप्रिसिएशन आपने 1-2% कम ज़्यादा लगा दिया, स्टॉक का आपने थोड़ा बहुत 19-20 हल्का फुल्का अंडरवैल्यूशन ओवरवैल्यूशन कर दिया, दैट्स फाइन। लेकिन मटीरियल मिस स्टेटमेंट मतलब महत्वपूर्ण रूप से गलत नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा चलता है अकाउंट्स में, चलता है का मतलब करना है इंटेंशनली नहीं। अकाउंट्स की एक फितरत या इनहेरेंट नेचर ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है, क्योंकि जब आप पॉलिसीज़ का चयन करते हैं तो वहाँ सब्जेक्टिविटी आ ही जाती है, तो थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है। होप आपके लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो इसके बाद क्या कहता है, ये अगला क्वेश्चन थोड़ा भारी क्वेश्चन है, काफ़ी समय लगेगा इसमें। अ क्वालिफाइड रिपोर्ट गिवन बाय द ऑडिटर्स इंडिकेट्स। देखिए, रिपोर्ट 4 तरह की होती है, मैं अभी आपको बता दूं। एक आपकी रिपोर्ट होती है, पहली तरह की रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट जिसमें समझो ऑडिटर को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसे अपन बोलते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। उसमें उसको सब ठीक लगता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चंगा सी, जिसको बोलते हैं सब चंगा सी, सब ठीक है जी। वैसी रिपोर्ट अगर ऑडिटर को लगती है तो क्लीन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। दूसरी होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट, जिसमें वो कुछ ऑब्जेक्शंस लगाता है या कुछ कहें वो गड़बड़ पाता है, लेकिन वो गड़बड़ इम्पॉर्टेंट तो होती है, मैटर तो करती है, लेकिन वो परवेसिव नहीं होती, मतलब सर्वव्यापी नहीं होती, पूरी जगह फैली भी नहीं होती है एक आध जगह मिस्टेक होती है, उसको लगता है गड़बड़ चल रही है, पर ऐसा नहीं है कि पूरे अकाउंट्स ही गड़बड़ हो रखे हैं, इतना नहीं। तीसरा ओपिनियन का टाइप होता है डिस्क्लेमर। ये पूरा चैप्टर अगर ढंग से है तो ये इसी बारे में है कि ऑडिटर किस तरह की रिपोर्टें दे सकता है। डिस्क्लेमर में क्या होता है कि कभी कभी ऑडिटर किसी जजमेंट पे पहुंच ही नहीं पाता, किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उसे किसी बुक का एक्सेस नहीं दिया गया, मतलब किसी बुक तक उसको पहुंचना था पर पहुंच नहीं पाया। कोई सूचना उसने चाही पर उसको लग रहा है तो सूचना गोलमोल दे रहे हैं, तो वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा। और एक चौथी होती है सबसे खराब, एडवर्स ओपिनियन या नेगेटिव ओपिनियन। उसमें तो क्या होता है, अकाउंट्स में सब गड़बड़ होता है, सब गड़बड़ झाला होता है, तो वो तो साफ कहता है कि नेगेटिव रिपोर्ट है मेरी तरफ से। ठीक है,
तो ये 4 तरह की रिपोर्ट होती है। बाय द वे क्वेश्चन में अभी पूछा था, अ क्वालिफाइड रिपोर्ट गिवन बाय द ऑडिटर इंडिकेट्स, कि अगर अंकेशक ने एक मर्यादित प्रतिवेदन दिया है, ठीक है, मर्यादित प्रतिवेदन दिया है, तो ये क्या बताता है कि अंकेशक कंपनी के लेखों से संतुष्ट है? नहीं। अंकेशक कंपनी की विशिष्टताओं से प्रभावित है? नहीं। वो इन्फ्लुएंस होने जाता भी नहीं है। ऑडिटर को कोई मतलब नहीं, सिस्टम अच्छा चल रहा है तो उसकी रिपोर्ट अकॉर्डिंग दैट होगी, लेकिन वो कोई प्रभावित हो गए, इंप्रेस हो गए, कुछ सर्टिफिकेट देने नहीं गया है। ए व बी दोनों अर्थात अंकेशक कंपनी के लेखों से संतुष्ट है, वह अंकेशक कंपनी की विशिष्टताओं से भी प्रभावित है, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह कि अंकेशक कंपनी के लेखों से एक हद तक असंतुष्ट है, या कुछ पॉइंट्स पे, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वो असंतुष्ट है। तो ऑडिटर अगर एक क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है, एक मर्यादित रिपोर्ट देता है, हिंदी में इसके लिए कुछ लोग योग्य रिपोर्ट फॉलो कर लेते हैं, मतलब वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट मारते हैं, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट के लिए हिंदी वर्ड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा योग्य रिपोर्ट। फिर आपको लगेगा सर योग्य रिपोर्ट तो अच्छी हुई ना, योग्य तो अच्छी बात है। नहीं, योग्य की जगह अगर सही शब्द है तो वो है मर्यादित रिपोर्ट। ठीक है, मैं अभी ना बार बार मर्यादित रिपोर्ट बोलूँगा कि अगर किसी ऑडिटर ने क्वालिफाइड या मर्यादित रिपोर्ट दी है तो मतलब उसे कुछ मैटर्स पे डाउट है, कुछ मैटर्स पे वो संतुष्ट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी रहने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा लंबा सुनिएगा। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो। अंकेशक मैंने जैसे बताया 4 तरह की राय दे सकता है। पहली राय होती है अमर्यादित राय या स्वच्छ रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्लीन रिपोर्ट। दूसरी होती है जिसमें उसको कुछ पेट में दर्द होता है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। कभी कभी वो डिस्क्लेमर देता है। मैं अभी ये सारे 1 बाय 1 स्लाइड पे आएंगे तब और अच्छे से पढ़ के बताऊंगा आपको। कभी कभी वो राय व्यक्त करने से मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ऐसा वो आपकी ज़िंदगी में भी होता है। कई बार आप किसी के लिए पॉजिटिव ओपिनियन देते हो, किसी के लिए नेगेटिव देते हो, कई बार आप अपना वो डिस्टेंस कर लेते हो, सर मुझे नहीं पता यार क्या होगा, ऐसा होता है ना। ठीक है, और चौथा होता है प्रतिकूल राय। प्रतिकूल राय में तो आप भर भर के गालियाँ देते हो, तो ऑडिटर गालियाँ तो नहीं देता पर वो क्लियर कह देता है, रेड फ्लैग दिखा देता है कि गड़बड़ है साहब। चलिए अब आप सुनिएगा, पहला क्या है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन या रिपोर्ट। मैं आपको कुछ मिस ना हो जाए इसलिए सारे बिंदु पढ़ूंगा, फिर आपको मैं आपके MCQ के मतलब सा बताऊंगा। ठीक है, अमर्यादित राय, ठीक है, जिसके लिए अयोग्य राय वर्ड भी यूज होता है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। साफ सुथरी रिपोर्ट है। अब क्या होता है, अयोग्य रिपोर्ट को मैं नीचे हिंदी में पढ़ रहा हूँ। अयोग्य राय को एक स्वच्छ रिपोर्ट माना जाता है, मतलब उसने अपनी तरफ से कोई आक्षेप नहीं लगाया तो वो स्वच्छ रिपोर्ट है। यह उस प्रकार की रिपोर्ट है जो लेखा परीक्षक अक्सर देते हैं। अक्सर 90% केसेस में ऑडिटर नीट एंड क्लीन रिपोर्ट ही देते हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वास्तव में अकाउंट सही से मेंटेन किए गए हों। एक प्रैक्टिकल रीज़न ये भी होता है कि फ़ीस आपको अपने क्लाइंट से ही मिलनी है। भाई आप क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो, क्लाइंट से ही फीस मिलनी है, तो आप उसको कई बार मेल मिलाप बना रहे, आगे भी ऑडिट आती रहे, तो आप क्या करते हो, कुछ चीज़ें ओवरलुक कर देते हो, जाने देते हो, नज़रअंदाज कर देते हो और एक साफ़ सुथरी रिपोर्ट दे देते हो। यहाँ डॉक्टर मरीज वाला रिलेशन नहीं होता, इतना साफ नहीं होता। मरीज भी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, मरीज एक हद तक चाहता है कि मेरे को सच्ची रिपोर्ट मिले, जो है वो मिले, ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। यहाँ पे क्लाइंट कई बार सच्ची रिपोर्ट चाहता है, खास करके तब जब क्लाइंट डिस्टेंस पे हो, मैनेजमेंट अलग हो, क्लाइंट कहीं और हो, तो वो फिर ऑडिटर से सच्ची रिपोर्ट चाहता है। और कई बार जब जिसकी ऑडिट होनी है और वो वहीं पे है, तो वो चाहता है कि आप तो मेरे को एक साफ़ सुथरी रिपोर्ट दे दो ताकि मेरे को लोन वगैरह में आसानी हो जाए और शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट वगैरह बना रहे। तो ठीक है, ऑडिटिंग का काम भी रस्सी पे चलने जैसा ही है। प्रैक्टिकल या कहें थ्योरेटिकल या टेक्निकल नॉलेज के अलावा दुनियादारी की नॉलेज भी होती है। तो जस्ट मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑडिटर अक्सर साफ सुथरी रिपोर्ट देते हैं। यह उस प्रकार की रिपोर्ट है जिसे अधिकांश कंपनियां प्राप्त करने की अपेक्षा करती हैं। वो चाहती हैं, कंपनी तो यही चाहती है कि हमें साफ सुथरी रिपोर्ट मिले। एक अयोग्य राय में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होती, उसमें किसी भी खंड या ऑडिट प्रक्रिया के बारे में कोई अस्वीकारना शामिल नहीं होता। तो साफ सुथरी रिपोर्ट होती है, कहीं वो किसी तरह का कोई डिस्क्लेमर नहीं देता और उसे ऑडिट प्रोसेस से कोई शिकायत नहीं होती, किसी सेगमेंट से कोई शिकायत नहीं होती, किसी भी तरह की एडवर्स कमेंट वो नहीं करता। और पढ़िए लास्ट में, इस प्रकार की रिपोर्ट दर्शाती है कि ऑडिटर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संतुष्ट है। ऑडिटर का मानना है कि कंपनी का संचालन शासन सिद्धांतों और लागू कानून का अनुपालना में है। ऐसा आपको लग रहा हो जैसे आप कुछ फिक्स सी लैंग्वेज है, किसी कंपनी की रटी रटाई लैंग्वेज सुन रहे हो।
ऑडिटर का मानना है कि कंपनी का संचालन लागू कानूनों के अनुपालना में है। कंपनी, लेखा परीक्षक, निवेशक और जनता ऐसी रिपोर्ट को महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त मानते हैं। मतलब किसी भी तरह का मिस स्टेटमेंट नहीं है, फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। और मतलब छोटी मोटी मैंने कहा ना 19-20 हो सकता है, पर कोई मोटी गड़बड़ नहीं है। साफ सुथरी रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, बात खत्म। टाइप 2 रिपोर्ट आ रही है। टाइप 2 में अब आप उसका रिवर्स कर लीजिए। टाइप 2 क्या होगी? क्वालिफाइड रिपोर्ट, मर्यादित राय। मर्यादित राय यानी आप इसको कह सकते हैं अस्वच्छ राय। जब कोई ऑडिटर, नीचे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, आपको कंफर्ट इंग्लिश में हो तो, जब कोई ऑडिटर किसी विशिष्ट प्रक्रिया या लेन देन के बारे में आश्वस्त नहीं होता जो उन्हें अयोग्य या साफ सुथरी रिपोर्ट जारी करने से रोकता है। मतलब कोई वो प्रोसेस कर रहा था, उसमें उसको कुछ गड़बड़ लगी, मान लो उसको स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका सही नहीं लगा, ठीक है, या सेल की रिकॉर्डिंग का तरीका सही नहीं लगा, या किसी मटेरियल को अक्वायर करने का तरीका सही नहीं लगा, या किसी ट्रांजैक्शन के बारे में वो श्योर नहीं होता कि जैसे इन्होंने बता रहे इन्वेस्टमेंट किए तो कहाँ इन्वेस्ट किए, कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिए वगैरह वगैरह, कुछ भी उनको लग सकता है। और उसको लगता है यार मैं इनको क्लीन या साफ सुथरी रिपोर्ट नहीं दे सकता, देयर इज समथिंग फिशी, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा उसको सेंस आ रहा होता है, आ जाता है। जैसे पुलिस वालों को वरदान होता है, उनको पता लग जाता है बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उनको पता लग जाता है। डॉक्टर्स को भी पता लग जाता है मरीज कुछ छुपा तो नहीं रहा, ऐसे ही इनको भी पता लग जाता है ऑडिटर्स को, अगर पढ़े लिखे हों, ढंग के हों तो। ठीक है, मेरी बिरादरी है जी, मैं भी सी रहा हूँ। जो उन्हें अयोग्य या साफ सुथरी रिपोर्ट जारी करने से रोकता है तो ऑडिटर योग्य या मर्यादित राय जारी करने का विकल्प चुन सकता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन है, आप नहीं संतुष्ट हो गए, आप सीए हो, आपको डरने की क्या बात है, आप एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट हो, एक क्लाइंट थोड़ा होता है, हज़ारों क्लाइंट होते हैं, आप तो जो सही रिपोर्ट है वो दो, आपका भी वो बिल्ड होता है, लाइक आप पे भी लोगों का फेथ और ट्रस्ट डेवलप होता है कि नहीं यार सीए साहब है, फीस के भूखे नहीं है, जो है सो दे है। निवेशकों को योग्य राय स्वीकार्य नहीं लगती क्योंकि वे किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में नकारात्मक राय पेश करते हैं। अगर अब ऑब्वियस ही बात है आप इसमें समझो 3-4 स्टेक होल्डर हैं। देखो अगर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक कंपनी में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, तो एक तो है जनता, ठीक है, एक है बोर्ड और एक आप हो जो ऑडिट करने गए हो, ठीक है। अगर अब आप कंपनी के बारे में या कंपनी में कहें एक तरह से बोर्ड के बारे में अगर थोड़ी रिपोर्ट दे रहे हो, थोड़ी सी आप क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हो, आपत्ति या ऑब्जेक्शन लगाते हुए रिपोर्ट दे रहे हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इनको अच्छा नहीं लगेगा, इनको पैसा लगेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित हाथों में नहीं है, तो थोड़ा इनके मन में डाउट क्रिएट होता है। लेखा परीक्षक एक अयोग्य राय की तरह ही, यहाँ पे मैं सेकंड पैराग्राफ में आ गया हूँ, लेखा परीक्षक एक अयोग्य राय की तरह ही एक योग्य राय लिखते हैं, सिवाय इसके कि वे कारण बताते हैं कि वे क्यों एक अयोग्य राय प्रस्तुत करने में सक्षम क्यों नहीं है। मतलब इसका जो मजमून लिखा जाता है, जो रिपोर्ट के मोस्टली पैराग्राफ्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, बस आपने क्लीन रिपोर्ट क्यों नहीं दी, आपने क्लीन चिट क्यों नहीं दी, आपने ग्रीन फ्लैग क्यों नहीं दिया, आपने कुछ ना कुछ आपको आपत्ति है तो क्यों है, तो वो एक आपत्ति वाला पैराग्राफ बता देगा कि मेरे को इस पॉइंट पे आपत्ति है। फिर अब उसको शेयर होल्डर कितना सीरियसली लेते हैं वो तो फिर मैटर पे डिपेंड करता है। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा समझाऊंगा क्योंकि ये समझने जैसी चीज़ है। आपको लग सकता है कि आपको लगे सर इतना मत समझाओ आप, तो आप ऐसा करो 2-4 मिनट की वीडियो काट लो और उसके आगे वापस दमादम एमसीक्यू है, ठीक है। अच्छा, लेखा परीक्षकों द्वारा योग्य या मर्यादित राय जारी करने का एक सामान्य कारण यह है कि कंपनी ने गैप के साथ अपने रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए हैं। मतलब उसने एक तरह से गैप्स को फॉलो नहीं किया है। गैप का मतलब है जनरली, ये फुल फॉर्म याद करके जाना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अगर कंपनी ने पालन नहीं किया है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए हैं, या जो भी रूल्स हैं उनको कहीं ना कहीं उसने गड़बड़ किया है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। अब आता है थर्ड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये यूँ होता है, सर ये क्या है, मैं ना बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, तो कुछ नहीं बोल सकता। देखो डिस्क्लेमर मैं आपको बताऊँ, आप कोई सी भी मूवी स्टार्ट करो, कोई खास करके ऐसी मूवी जो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, विवादास्पद हो सकती है, उसमें बाहर पहले एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, और लगभग हर पिक्चर में ही दिया जाता है कि है ना, कि इस पिक्चर का या इस चलचित्र का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से या किसी घटना से या किसी स्थान से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो वो संयोग है। तो मान लीजिए कि किसी पिक्चर में किसी पुलिस वाले को करप्ट दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पुलिस वाले को दिल पे लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फिल्मकार ने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि सर मैं ये जो दिया है जस्ट ऐसे ही है, जस्ट ये लाइक काल्पनिक चित्रण है, ठीक है।
तो लोगों की भावनाएं अक्सर भड़क जाती हैं। तो वो डिस्क्लेमर देने से कुछ हद तक वो सही हो जाता है। अगर मान लो मैंने कोई बुक लिखी और मैं बचना चाहता हूँ उसमें एरर से, तो मैं एक बाहर एक डिस्क्लेमर दे दूंगा कि है ना हमने पूरा ध्यान रखा है, फिर भी अगर किसी तरह की गड़बड़ होती है तो उसके लिए पब्लिशर और लेखक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये डिस्क्लेमर है। तो मतलब डिस्क्लेमर से क्या है, अब रिस्क आपने पास ऑन कर दी उनकी तरफ कि भाई हमने काम ढंग से किया है और फिर भी कुछ भी 19-20 हो सकता है। तो डिस्क्लेमर क्या है, बचाव है। तो ये ऑडिटिंग के मामले में ऑडिटर का बचाव है। कई बार क्या होता है, एक तो होता है गलत बताना कि भाई गलत बताना इन द सेंस कि ये चीज़ गलत चल रही है। कई बार ये बोलना कि चीज़ सही चल रही है। अब कई बार आप ऑडिटर वास्तव में जजमेंट पे ही नहीं पहुंच पाता कि यार चीज़ें सही चल रही है या गलत चल रही है। आप कहेंगे सर ऑडिटर उसको पता नहीं चल रहा, पर नहीं पता चलता। कई बार अंदर खाने चीज़ें इतनी होती हैं कि नहीं पता उसको चल पाता, तो फिर वो डिस्क्लेमर देता है। तो कहता है टाइप 3 डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जब कोई ऑडिटर राय रिपोर्ट का अस्वीकरण जारी करता है तो इसका मतलब है कि वो वित्तीय विवरणों से संबंधित कोई भी राय देने से खुद को दूर कर रहे हैं। इंग्लिश में तो वर्डिंग बहुत शानदार होती है कि जो हिंदी वाले होते हैं उनको इंग्लिश पढ़ने में कॉफ्त होती है, लेकिन मैं खुद हिंदी भाषी हूँ और मुझे थोड़ा कभी कभी इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो क्या लिखता है, When an auditor issues a disclaimer of opinion report, it means that they are distancing themselves from providing any opinion at all related to the financial। मतलब वो खुद को दूर कर रहे हैं कि साहब हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ कारण है कि ऑडिटर राय का अस्वीकरण जारी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी ने संपूर्ण ऑडिट करने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया है, या तो उनको एक लिमिटेड कर दिया है कि सर आप यहीं तक चेक करो, बस 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 यहीं तक चेक करो, या उन्हें अपने प्रश्नों के संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल सका, या ऑडिटर ने कोई बात पूछी तो उन्होंने जवाब तो दिया पर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था। हो सकता है कि वो कुछ लेन देन की सही प्रकृति को समझने या अच्छी वित्तीय रिपोर्टिंग का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत प्राप्त करने में सक्षम ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ लेन देनों का जो ट्रू कलर होता है, ट्रू कहें नेचर होता है, उसको वो नहीं समझ पा रहे हों, या समझ पा रहे हों लेकिन जो एविडेंस उनको कलेक्ट करने होते हैं उतने नहीं कर पा रहे हों। कुल मिला के वो एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे। मुझे लगता है जज कभी कोर्ट वगैरह भी होता होगा, तो अगर जज साहब, एक तो होता है कि क्लियर कट ओपन एंड शट केस होता है, तो जज साहब किसी भी निर्णय में पहुंच जाते हैं कि आपको बरी किया जाता है या आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। कई बार मुझे लगता है जज साहब जब कहते हैं कि कोर्ट इज एडजेंट फॉर टुडे, तो मेरे को लगता है उनको सोचने के लिए समय चाहिए। तो उसी तरह का ये कुछ है कि मैं नहीं कह सकता, हालांकि उनको तो फिर 15 दिन के बाद एडजर्न होने के बाद कभी न किसी नतीजे पे पहुंचना होगा, लेकिन यहाँ चूंकि सीए को टाइम बाउंड रिपोर्ट देनी होती है, सीए को टाइम बाउंड रिपोर्ट देनी होती है, तो वो अपने आप को डिस्टेंस कर सकता है कि मैं इन मैटर्स पे कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, जिन लेखा परीक्षकों को परिचालन क्रियाओं का निरीक्षण करने या विशेष प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का अवसर नहीं दिया जाता, उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि वे एक निश्चित राय व्यक्त करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि डिस्क्लेमर देना आवश्यक है। कई बार क्या होता है, कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं या कुछ ऑडिट के टेक्निकल होते हैं, उसमें एक होता है एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर होता है, जिसमें अपन बहुत सारा कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर, साल दर साल, इंडस्ट्री का, कंपनी से, कुछ ऐसे अपन टेक्निक्स लगाते हैं। तो अगर वो टेक्निक्स वो नहीं लगा पा रहा तो उसको लगता है कि मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आम सहमति ये है कि राय का अस्वीकरण एक बहुत ही कठोर रुख है, परिणाम स्वरूप इससे कंपनी की प्रतिकूल छवि बनती है। तो ये डिस्क्लेमर भी अच्छा नहीं है। पहले के बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, वो सारे गड़बड़ हैं। मैं आपने गौर नहीं किया होगा, बाद में आपको बताता हूँ। देखना, मैंने जब राय के प्रकार दिए ना, तो आप इसके कलरिंग को देखिए। कलरिंग समथिंग एक सीक्वेंस में है कि अगर अमर्यादित राय आई तो मतलब ग्रीन रिपोर्ट है, बढ़िया मस्त रिपोर्ट है, और थोड़ी सी एक येलोइश जो रिपोर्ट है मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। डिस्क्लेमर में तो और गड़बड़ है, वो बोल ही नहीं रहा। अब बोल ही नहीं रहा तो मौन का आप क्या मतलब निकालोगे कुछ मैटर्स पे? वो बोल ही नहीं रहा कि मैं जजमेंट नहीं दे सकता, मैं अपनी राय नहीं दे सकता। और चौथी तो खतरनाक है ही है, देख रहे हो कि रेड फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ अब टाइप 4 में देखते हैं। इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। टाइप 4 में है एडवर्स ओपिनियन, प्रतिकूल राय, प्रतिकूल ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट राय का अंतिम प्रकार जो होता है वो है प्रतिकूल राय, मतलब एडवर्स ओपिनियन। लेखा परीक्षक जो वित्तीय विवरणों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है या जो उच्च स्तर की गलत विवरण या अनियमितताओं की खोज करते हैं, मतलब जब उन्होंने खोजा तो उन्होंने मटीरियल मिस स्टेटमेंट पाया, बहुत जगह गड़बड़ पाया। मतलब मान लीजिए कि स्टॉक है इनके पास 25 लाख रुपए का और बुक्स में दिखा रखा है 40 लाख रुपए का, गजब गड़बड़ है। और उनको कुछ इरेगुलरिटीज़ मिल रही है कि सेल्स का पता ही नहीं है, परचेज़ के वाउचर ही चढ़े हुए नहीं है, जो चीज़ बैलेंस शीट में है उसके बिल ही नहीं है,
या जो चीज़ बैलेंस शीट में बोल रखी है वो चीज़ रियल में है ही नहीं। मतलब जब अपने वेरिफिकेशन वाला टॉपिक देखा था ना, ऐसा। तो वे जानते हैं कि इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें निवेशक और सरकार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों पर अविश्वास करेंगे। वो ये भी जानता है कि मैं अगर एडवर्स ओपिनियन दूंगा तो एक डिस्ट्रस्ट की स्थिति उत्पन्न होगी और गवर्नमेंट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए विश्वास करना मुश्किल होगा। वो जानता है पर फिर भी वो रिपोर्ट ये देता है क्योंकि उसको लगता है मेरा धर्म है कि मैं इन्वेस्टर से या गवर्नमेंट से बात छुपाऊँ ना। एक लेखा परीक्षक की प्रतिकूल राय एक बड़ा खतरे का झंडा है। खतरे का झंडे के लिए इंग्लिश वर्ड देखिए, एन ऑडिटर्स एडवर्स ओपिनियन इज अ बिग रेड फ्लैग। मतलब जैसे होता है ना लाल झंडा, लाल कपड़ा, लाल निशान देखते ही आपको खतरे का संकेत होता है, तो ये खतरे का संकेत है इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब उनका पैसा बिल्कुल भी सुरक्षित हाथों में नहीं है। एक प्रतिकूल ऑडिट रिपोर्ट आमतौर पर इंगित करती है कि वित्तीय रिपोर्ट में घोर गलत बयानी होती है और धोखाधड़ी की संभावना है। अब उनको बहुत जोरदार ऐसा मन में आने लग जाता है कि बहुत गड़बड़ चाला है, घोर धोखाधड़ी चल रही है और अनियमितता चल रही है, गलत बयान है। मतलब फिर उनको ये भी डाउट होने लग जाता है कि सेल 25 करोड़ रुपए दिखा रखी है तो सेल 25 करोड़ है भी क्या, परचेज दिखा रखी है तो परचेज है भी क्या। वित्तीय रिपोर्टों में एक घोर गलत बयानी होती है, धोखाधड़ी की संभावना होती है। प्रतिकूल राय एक हाई अलर्ट भेजती है कि कंपनी के रिकॉर्ड गैप के अनुसार तैयार नहीं किए गए। इंग्लिश में देखिए, एडवर्स ओपिनियन सेंड आउट अ हाई अलर्ट दैट द कंपनीज रिकॉर्ड्स हैवंट बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू गैप। मतलब कंपनी के लेखों को बनाते समय नियमों की अनुपालना ही नहीं हो रही है। वित्तीय संस्थान और निवेशक इस राय को गंभीरता से लेते हैं और कंपनी के साथ किसी भी तरह का कारोबार करने से इनकार कर सकते हैं। मतलब उनको इतना बुरा लग सकता है कि वो बोल दें कि भैया अपन तो हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि आप ढंग से अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, हमारा ट्रस्ट नहीं है। इतना तक भी इम्पैक्ट एक नेगेटिव रिपोर्ट का हो सकता है। अभी क्यों समझा रहा हूँ मैं, ऑडिटर को रिपोर्ट देते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए कि उसने अकाउंट्स में क्या पाया। केवल एक उसे फीस मिल रही है और आप अपने क्लाइंट के हिसाब से मन मुताबिक रिपोर्ट दे दोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑडिटर हो तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ऑडिटर कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए, सावधानी से कार्य करना चाहिए और फिर अपनी जैसी भी राय उसकी बनी है, जैसे आप एक व्यक्ति से मिलते हैं तो अपनी उसके बारे में राय बनाते हैं, लेकिन आपको राय जैसे जल्दी से नहीं बना लेनी चाहिए, खास करके तब जब आपकी राय मैटर करती हो। तो ऑडिटर की राय मैटर करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी लिख दे। ठीक है, चलिए, बस ये थोड़ा भारी था बट अब ठीक है, अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे। अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मीन्स व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बिल्कुल सही है कि डिस्क्लेमर राय का अस्वीकरण कब होता है, जब वो पर्याप्त मात्रा में और उचित सबूत एकत्रित करने में सक्षम ना हो, असमर्थ रहा हो। ठीक है, पर्याप्त, हर बार मैंने कई बार पहले भी क्वेश्चन आया है जैसे एविडेंस वाले चैप्टर में कि आपको एविडेंस कितने लेने हैं, एक तो पर्याप्त लेने हैं और एक होने चाहिए उचित होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। अच्छा, सेकंड में लिखा है कि जब ऑडिटर मानता है कि किसी इकाई के वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष रिपोर्ट देते हैं। अगर किसी इकाई मतलब किसी कंपनी या कोई भी यूनिट हो सकती है कि वित्तीय विवरण अगर सही और निष्पक्ष रिपोर्ट देते हैं तब तो वो क्लीन रिपोर्ट देता, तो फिर वो डिस्क्लेमर क्यों देता। ऑडिटर की पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य सामग्री प्राप्त करने में असमर्थता लेकिन व्यापक नहीं। जब ऑडिटर ये सी कह रहा है, जब ऑडिटर सफिशिएंट एविडेंस प्राप्त नहीं कर पाता लेकिन व्यापक नहीं, मतलब उसे गड़बड़ तो दिखती है, कुछ मामलों में उसे गड़बड़ तो दिखती है लेकिन वो व्यापक या परवेसिव या फैली भी नहीं होती, कहीं कहीं उसको लगता है गड़बड़ है, तो इस केस में वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है अगर उसे कहीं कहीं गड़बड़ लगती है तो। और व्हेन द मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर मटीरियल एंड परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब उसे लगता है कि गलत विवरण है, स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं और अगर उसको व्यक्तिगत देखा जाए या समग्र देखा जाए तो वो महत्वपूर्ण और व्यापक है, तो फिर वो एडवर्स रिपोर्ट देता है। इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है कि अगर उसे मिस स्टेटमेंट यानी गलत बयानी एक सिंगल आइटम या ओवरऑल उसे लगता है कि महत्वपूर्ण भी है और ये गड़बड़ या इस तरह की गड़बड़ें बार बार आ रही है और हर जगह आ रही है, तो फिर वो एक एडवर्स रिपोर्ट देता है। तो डिस्क्लेमर से तात्पर्य यह है कि जब वो पर्याप्त सबूत इकट्ठे नहीं कर पाता या उसकी क्षमता लिमिटेड हो जाती है, वो आप पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, तो वो एक डिस्क्लेमर देना पसंद करता है कि मैं किसी राय पे या किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा हूं। होप आपको मैं समझा पाया। इसके बाद अब कहता है व्हेन ऑडिटर डज नॉट हैव एनी रिजर्वेशन।
ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अंडर द ऑडिट देन ही इश्यूज एज। अगर अंकेशक के संबंध में अंकेशक को कोई आक्षेप या आपत्ति ना हो तो उसके द्वारा दी जाती है कैसी रिपोर्ट? स्वच्छ रिपोर्ट। स्वच्छ रिपोर्ट जिसमें उसने कोई भी आक्षेप ना लगाया हो तो उसके बोलते हैं अमर्यादित रिपोर्ट। तो ये वाला सही है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि उसे किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन, कोई आक्षेप, कोई ऑब्जेक्शन, आपत्ति नहीं है, तो वो एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा, ठीक है, एक स्वच्छ राय देगा, अमर्यादित राय देगा। ये मैं शब्द आपको सकता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब आते आते क्वेश्चन को गलत मत कर देना, आते हुए क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन तो ऑडिट रिपोर्ट से भी आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अनक्वालिफाइड ऑडिट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है? अ रिव्यू ऑफ अ बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट concludes that documents are transparent and compliant with generally accepted accounting principle। अगर आपने किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू किया, देखा, पुनर्निरीक्षण किया, दैट कंक्लूड्स, और आप इस नतीजे पे पहुंचे कि डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पारदर्शी है, सब साफ है, क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड कंप्लिएंट, और वो अनुपालना करते हैं विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, ठीक है, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पूर्ण अनुपालना की जा रही है। और आपने लेंस देख लिया, इस मैग्नीफायर लेंस से देख लिया और सब कुछ ओके पाया, तो आप एक अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ऑडिटर हैज़ टू गिव इट्स ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपिक्ट्स। एक अंकेशकों को राय व्यक्त करनी होती है कि वित्तीय विवरण बताते हैं। इसके मैं तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा, इसमें आप कस के वर्ड याद कर लीजिए, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑडिटर को बताना होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं क्या। ट्रू के लिए शब्द है सत्य और फेयर के लिए वर्ड है उचित। अब इसका आंसर आप देख लीजिए, ट्रू एंड फेयर व्यू। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें रियल, अगर किसी बच्चे का पढ़ाई ना किया हो तो कैसे कंफ्यूज होता है। ए उसको लगेगा ए ऑप्शन ट्रू एंड करेक्ट व्यू, हाँ यार अकाउंट्स तो ट्रू एंड करेक्ट होने चाहिए। बी ऑप्शन क्या लगा है? फेयर एंड करेक्ट, हाँ यार इसमें भी करेक्ट वर्ड आ रहा है। और डी में तो उसको लगा ट्रू एंड एग्जैक्ट व्यू। एग्जैक्ट व्यू मतलब जैसा है वैसा दिखना चाहिए। देखिए अकाउंट्स में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है, अकाउंट्स में शुद्धता हो ही नहीं सकती। अकाउंट्स आपके उचित हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, आप डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हो? आप एक अंदाजे से लगाते हो कि आपकी मशीन 5 साल 10 साल चलेगी। आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, होता ही है, कई बार होता है, ठीक है, भले कितना ही आप लगा लो। आप प्रोविज़न बनाते हैं बैड डेट्स के हिसाब से, उस हिसाब से अपना प्रॉफिट निकालते हैं, फिर अगले साल उससे कम बैड डेट्स भी हो सकती है, उससे ज़्यादा बैड डेट्स भी हो सकती है। ऐसे कई, इसी तरह से स्टॉक का वैल्यूएशन आप करते हो, कॉस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तो आपने अपने नियम बना रखे हैं, लेकिन वो जो चीज़ है वो नियमों से निकली जो आपने अकाउंट्स में, थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ लेकिन मैं बताऊँ, अकाउंट्स आपको एक फेयर व्यू दे सकते हैं। अकाउंट्स कभी भी आपको एक्यूरेट या एग्जैक्ट व्यू नहीं दे सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके बाद ऑडिटर को बस यही बताना होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इनहेरेंट प्रॉब्लम की वजह से होता है, इसमें कोई ऑडिटर की गलती नहीं है ना अकाउंटेंट की गलती है, ये उस सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है, उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं।
मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए। अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोज़ हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोज़ तैयार होते चले जाएंगे। पता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है द डेट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी द डेट ऑफ AGM। द डेट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी लेटर देन द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड इन बोर्ड्स मीटिंग। डेट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट बोथ A and B। देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज से कन्फ्यूज मत हो जाओ। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी के अंतिम खाते 31 मार्च 2023 को तैयार किए जाते हैं। वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त होता है क्योंकि कंपनी जनरली फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं। उसके बाद ये मान लेते हैं कि 2 महीने के अंदर अकाउंट्स जो है वो बोर्ड द्वारा अप्रूव कर दिए जाते हैं। मतलब बोर्ड देख लें उन अकाउंट्स को, अकाउंटेंट खाते तैयार करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, खास करके CFO है जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो देख ले कि वो पहले खुद संतुष्ट हो लें। संतुष्ट होने के बाद ही वो ऑडिट के लिए बुलाते हैं ऑडिटर को। और यूँ समझ लीजिएगा सीक्वेंस देखें तो उसके बाद AGM होनी है। मान लीजिए AGM सितंबर में होनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बोर्ड ने मैनेजमेंट ने अकाउंट्स को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे हिसाब से अकाउंट्स ओके हैं। उसके बाद ऑडिटर को बुला लिया जाता है और उसे ऑडिट का काम दिया जाता है। और मान लीजिए कि उसने जून तक ऑडिट कर दी, ठीक है। तो जून तक ऑडिट कर दी तो इसकी जो रिपोर्ट पे साइन करेगा वो कम से कम इस तारीख के बाद की ही होनी चाहिए। मतलब उसे कभी भी मैनेजमेंट द्वारा रिपोर्ट को मैनेजमेंट द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने से पहले की डेट की रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। ऑडिटर को सिखाया जाता है कि सीक्वेंस, और ये जनरल सीक्वेंस भी है कि पहले कंपनी के फाइनल अकाउंट्स तैयार होंगे, फिर मैनेजमेंट उनको अप्रूव कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, और उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट देगा। तो इसकी ये जो डेट होगी कभी भी इससे पहले की नहीं होगी। आप ये देखिए कि इसने पूछा था कि अंकेक्षण के प्रतिवेदन की तिथि नहीं होनी चाहिए। क्या वो AGM की तारीख हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि AGM तो बाद में होती है, तो ये तारीख हो सकती है। यस। बोर्ड की सभा में अनुमोदन की तिथि के पश्चात की तिथि हो सकती है, हाँ हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकती, ये वाली C, कि बोर्ड ने खातों को स्वीकार ही नहीं किया उससे पहले की उसने डेट की ऑडिट रिपोर्ट दी थी, ये नहीं हो सकता। तो C सही है इसका आंसर, ठीक है। बाकी चीज़ें संभव है, ये संभव नहीं है, ठीक है। ओके, इसके बाद है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर विद द। मतलब ये पूछ रहा है कि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और उसमें पर्याप्त प्रकटीकरण करना मूलभूत रूप से किसकी जिम्मेदारी है, यानी अकाउंट्स को बनाना और अकाउंट सही पिक्चर दिखाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की? नहीं। हाँ नहीं। ऑडिटर के स्टाफ की? नहीं। मैनेजमेंट की? हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की? नहीं। भाई आप देखो ना, अकाउंट्स कौन बना रहा है? आप कहेंगे अकाउंट्स अकाउंटेंट बना रहा है। अकाउंटेंट को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी मैनेजमेंट। तो अकाउंट्स के सही होने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट की है, ठीक है। जैसे यूँ समझो कि हेल्थ का ध्यान रखने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस व्यक्ति की है जो आज भले मरीज बन के आया है या अपना हेल्थ चेकअप के लिए आया है। प्राइमरी हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद हिम, उसके साथ उसकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर की जिम्मेदारी तो आप उसका हेल्थ चेकअप करने की या उसका डायग्नोसिस करने की या उसकी दवाई देने की है। इसी तरह ऑडिटर का काम है कि ये देखना कि अकाउंट्स प्रॉपर हैं या नहीं, पर वैसे और वो बता भी देगा कि अकाउंट्स प्रॉपर हैं या नहीं, पर प्रॉपर अकाउंट मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है, ठीक है। चलो सी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज ऑडिटर इट्स रिपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज बेस्ड on evidences, on clarification given by management, on vouching and verification, all of the above। इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ लिखी है बट क्वेश्चन सिंपल है कि अंकेशक रिपोर्ट किस पर आधारित होती है? भाई ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है तो यूं ही दे देता है क्या? देने को तो दे ही सकता है। मान लो मैं एक सीए हूँ, मुझे अपॉइंट किया गया, 50,000 रुपये मेरी फीस तय हुई, मैं वहाँ गया नहीं गया और जाके एक रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट क्या 2 पन्ने की रिपोर्ट होती है, 2 या 10 पन्ने की रिपोर्ट होती है, बना के दे दी, हाँ भाई ओके। नहीं, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, पहले वो एविडेंसेस कलेक्ट करता है, उसको ज़रूरत पड़ती है तो वह स्पष्टीकरण मांगता है जो कि उसका अधिकार है, और वो वाउचिंग करता है मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ने देखता है, और फिर असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का फिजिकल वेरिफिकेशन भी वो करता है। उसके आधार पे वो अपनी रिपोर्ट देता है। तो ऑडिटर की रिपोर्ट इन सब पे आधारित होती है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरणों पर राय के बारे में सही नहीं है? आपको सही नहीं है पहचानना है, तो इसमें से 3 कथन सही हैं और एक कोई है जो सही नहीं है। पहले लिखा है कि लेखा परीक्षकों को वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करनी चाहिए। द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, मतलब वो जो भी ओपिनियन दे उसे देनी तो चाहिए, तो ये बात तो ट्रू है। उसकी राय व्यवसाय की भविष्य की व्यवहार्यता की कोई गारंटी नहीं है। हिज ओपिनियंस इज़ नो गारंटी टू फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही है। मतलब ऑडिटर ने मान लो इस साल की रिपोर्ट दी है, ओके रिपोर्ट दी है। वैसे ओके रिपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि शेयर होल्डर्स का ये मतलब निकालने की कंपनी जन्मों जन्म चलेगी और कंपनी हमेशा साल दर साल प्रॉफिट कमाती रहेगी। बिजनेस में तो ऊपर नीचे होता रहता है, आज कुछ है 2 दिन के बाद ही पिक्चर बदल सकती है। तो ऑडिटर्स का अगर अच्छा ओपिनियन दिया हो, उसने क्लीन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी हो, इट डजेंट मीन कि वो ये कह रहा है कि ये कंपनी चिरायु है और चलती रहेगी। ऐसा कोई गारंटी वो नहीं देता है, ठीक है। ये बात भी मतलब आपको अगर आप ऑडिटर हो तो भी समझनी चाहिए, और ऑडिटर से ज़्यादा ये बात ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने वालों के लिए है, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये लाइन थोड़ी सी आपको लग सकती है, उसमें लिखा है कि ना धोखाधड़ी का और त्रुटियों का पता लगाने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए वो जिम्मेदार है। नहीं, मतलब वो उसका काम ये है, देखो उसका एक काम है कि वो कोई धोखाधड़ी या गड़बड़ चल रही है तो उसका पता लगाए। बट अगर उसने अपना काम ऑनेस्टली किया और फिर भी वो पता नहीं लगा पाया तो आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ऑडिटर को मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपको इसमें थोड़ा सा डाउट लगेगा मेरी बात पर, मैं 100% कन्विंस हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको बात। अगर ऑडिटर ने अपना काम ढंग से किया, जो उसको चीज़ें चेक करनी थी वो उसने चेक की, इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी वो कुछ गड़बड़ पता नहीं लगा पाया, तो उसकी लायबिलिटी या उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार मैनेजमेंट इतना गोपनीय तरीके से मिलीभगत करता है कि उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। अगर मैं एक सरल शब्द में बताऊँ, अगर मान लो मैनेजमेंट और कर्मचारी मिले हुए हैं और किसी दिन उन्होंने तय किया कि आज जितनी सेल अपन करेंगे उसमें से 5 सौदे अपन नहीं चढ़ाएंगे, तो नहीं चढ़ाएंगे। 100 सौदों में से 5 सौदे नहीं चढ़ाए, 95 ही चढ़ाए, तो ऑडिटर आएगा जो साल भर बाद आता है अक्सर, तो उसको क्या पता कि किसी पर्टिकुलर दिन पे 100 सौदे हुए थे क्या 95 सौदे हुए थे, तो वो कैसे पकड़ेगा? उसका ये काम जरूर है कि 95 सौदे जो उसके सामने रखे गए वो उनको अच्छे से देख ले,
ठीक है, लेकिन कुछ और ही ऊपर में चल रहा है तो वो जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो लिखा है ना कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाएगा, और तुमको भी लगेगा पैसे दिए तो कैसे पता नहीं लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका काम है कि वो अपना काम ऑनेस्टली, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, मेहनत के साथ करे, सतर्कता के साथ करे। उसे जांच करनी चाहिए कि क्या मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धांतों की लगातार अनुपालना हो रही है। तो हाँ, उसे ये सच में ज़रूर देखना चाहिए कि ना लगातार कंटिन्यूसली कहें कि फॉलो हो रहा है या नहीं, मतलब जो गैप्स की अनुपालना होती है उनकी अनुपालना हो रही है, तो ये बात सत्य है। तो इसमें जो सी वाला कथन है वो असत्य है। ठीक है, थोड़ी सी फीस देकर उसका गला मत दबाओ। The management of a company to which AS3 is not applicable does not include statement of cash flow in its annual report. The auditor should express. ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब आप ही समझ लीजिए कि मैं नहीं मानता कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड टाइप उसमें क्वेश्चन आएगा। हाँ, लेकिन जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है या जो किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन मैंने यूँ ही डाला है। सपोज़ कीजिए एक होता है AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अब तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आ गए, पर मैं AS3 की बात करता हूँ। AS3 टॉक्स अबाउट CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सपोज करो कोई एक कंपनी है, मान लेते हैं कोई कंपनी है, या उसके ऊपर AS3 लागू ही नहीं होता, किसी वजह से उनके ऊपर AS3 लागू नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर AS3 लागू नहीं होता। तो अब इन्होंने ये पूछा कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके ऊपर AS3 लागू नहीं होता, और इसलिए वो जब अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाता है तो उसके अंदर वो CFS को इंक्लूड नहीं करता, तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या उन्होंने कोई गलती या गड़बड़ तो करी नहीं। अगर उन्होंने कोई गलती या गड़बड़ नहीं करी तो आपको कैसी रिपोर्ट देनी है, उनको क्लीन रिपोर्ट देनी है। क्लीन रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्लीन रिपोर्ट को स्वच्छ रिपोर्ट। और आपने कोई मर्यादा या कोई आक्षेप नहीं लगाया तो इसे क्या बोलेंगे, अमर्यादित रिपोर्ट। तो आपका आंसर होगा ए। वैसे इसमें ऑप्शन ये थे कि नहीं आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, नहीं आपको तो नेगेटिव कमेंट देना चाहिए, और चौथा ऑप्शन तो ये कहता है कि आप ना ABC में से कोई भी राय दे सकते हो, ये डिपेंड करता है कि कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है या नहीं, कैश फ्लो की गड़बड़ पूरी जगह फैली हुई है या नहीं, और फुल डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं। ऐसी कुछ चीज़ों पे जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि उनके ऊपर AS3 लागू ही नहीं है। अगर AS3 लागू नहीं है तो उन्होंने शामिल नहीं किया तो दैट मतलब दे आर वेरी ओके, मतलब दिस इज़ वेरी ओके थिंग। फिर तो आपको क्या ही दिक्कत है, तो फिर आपको ज़बरदस्ती कीड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। होप मैं वीडियो आपको समझा पाया, इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट कीजिए कैसा अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका आपको सबको पता है कोई पैसा लगता नहीं है। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, उससे आपको नए वीडियोस के बारे में पता लगता रहेगा। मेरा एक ऐप है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ये कॉमर्स पॉइंट नाम का ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, और अच्छी लेवल की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कुछ पेड कंटेंट भी है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे है। कॉमर्स की जर्नी में मैं आपके साथ बना रहूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।